बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है और इसमें आज जो हम मुल्क कवर करेंगे वो हम सबका फेवरेट मुल्क है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी बातें हैं और कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपके लिए समराइज़ कर सकूँ। स्कॉलरशिप से मुताल्लिक, पढ़ने से मुताल्लिक कोई नए वीज़ा आ रहे हों, कोई नई एक्टिविटीज़ आ रही हों जिनकी टाइमलाइन कम हो, वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो वो अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर लेता हूँ। लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो चीज़ें जो अर्जेंट नेचर की होती हैं उनकी अपडेट्स आपको वहाँ से मिल सकें, जैसे स्कॉलरशिप या बाकी चीज़ें। सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब को बेसिकली मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक हिस्सा हरमैन शरीफैन का है, मक्का मदीना, और बाकी सऊदी अरबिया है। हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। हमसे कोई सऊदी अरब की बात करता है तो ज़ाहिर बात है हम गए नहीं होते हैं या बहुत हमारा लिमिटेड एक्सपोजर होता है तो हम सऊदी अरब को समझ लेते हैं हरमैन शरीफैन, और ऐसी कोई बात नहीं है। मक्का मदीना की इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, आप इधर टूरिस्ट जाते हैं, उम्रा करके वापस आ जाते हैं, वो एक अलग सऊदी अरब है। और जिस सऊदी अरब के अंदर आप काम करते हैं, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप बच्चे पालते हैं, जिसमें आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सऊदी अरब बिल्कुल उससे डिफरेंट है। और ये जो खलीज है ये बढ़ती जा रही है। तो सऊदी अरब बोलता है कि ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, यहाँ पे बंदे आएंगे, इबादत करेंगे और चले जाएंगे। उसको भी रिलीजियस टूरिज़म में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन बाकी सऊदी अरब उसके अलग अलग चलता है। मैं सऊदी अरब गया, मेरा भी यही ख्याल था कि सारे अच्छे लोग हैं, कोई झूठ भी नहीं बोलता होगा, हर बंदा बस नमाज़ पढ़ता होगा और अल्लाह अल्लाह करता होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होता होगा। लेकिन जब वहाँ पे जाके सऊदी अरब से पाला पड़ा तो इट वाज़ वेरी वेरी शॉकिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एज़ वेल। तो भारत सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब की आबादी तकरीबन कोई 36 मिलियन है, जिसमें 40% एक्सपर्ट्स हैं, कोई 14 मिलियन एक्सपर्ट्स हैं। 2.6 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, तो 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहा है। 2.6 मिलियन ही बांग्लादेशी भी वहाँ मौजूद हैं, 1 मिलियन फिलिपीनीज़ हैं, और कोई 4.1 मिलियन इंडियंस हैं। ये इंडियंस 2 मिलियन से भी कम होते थे कोविड से पहले। कोविड के बाद इंडिया से बहुत सारे लोग आ गए। अब इंडिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स की तादाद है वो इंडियंस की है, वो 4.1 मिलियन के ऊपर है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले से मुसलमान सऊदी अरब में आके काम करते थे, अब काफ़ी सालों से 5-6 सालों से पॉलिसी बड़ी रिलैक्स हो गई है, तो दूसरे मज़ाहिब के लोग भी सऊदी अरब में आके काम कर रहे हैं। फिलिपीनीज़ हैं, आप नर्सिस जितने भी हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे वहाँ पर हैं। इंडियंस भी बहुत सारे आ रहे हैं, हिंदूज़ भी आ रहे हैं, तो बाकी नेशनलिटीज़, बाकी जो रिलीजन्स है उसके लोग भी वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं। इतनी बढ़ती हुई तादाद को देख के सऊदी अरब ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। प्रोग्राम तो 85 से शुरू हुआ हुआ है, लेकिन अभी उसके ऊपर उन्होंने रूल्स बना दिए जिसका नाम है सऊदाइजेशन या सऊदी नितिकात प्रोग्राम। नितिकात में वो लोग बोलते हैं कि जी कुछ प्रोफेशंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने सऊदी को रखना है, और अगर कोई भी काम सऊदी कर सकता है तो उसके लिए आपको बाहर का बंदा नहीं रखता। सऊदी बहुत यंग पॉपुलेशन है, कोई 65-70% जो कंट्री है वो यूथ है, वो 29 साल से छोटी उम्र की है। तो इतने ज़्यादा जब यूथ अवेलेबल हैं, उनको काम देना है, तो ज़ाहिर बात है वो पहले प्रेफरेंस यही देंगे कि अपने बंदों को काम दें और एक्सपर्ट्स को हल्के हल्के निकालते रहें। इस नितिकात प्रोग्राम से दो बड़े काम हुए। पहला काम तो ये हुआ कि 72 प्रोफेशंस उन्होंने मार्क कर दिए कि जिस पे ऊपर जॉब सिर्फ सऊदी कर सकता है। HR की, ह्यूमन रिसोर्सेज की तमाम जॉब, सेल्स मैनेजर की तमाम जॉब, फाइनेंस की तमाम जॉब, इसमें बोला जी कोई एक्सपर्ट नहीं आएगा, ना कोई पाकिस्तानी आएगा, ना इंडियन आएगा, ना बंगाली आएगा, ना कोई आएगा, ये सारा काम सऊदीज़ को देना है। इवन ऊबर ड्राइवर, करीम ड्राइवर के ऊपर पहले पाकिस्तानी अलाउ कर देते, अब सारे के सारे टैक्सी का काम मक्का मदीना के अलावा, मैं पहले बता चुका हूँ सऊदी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, सारा का सारा काम वो सऊदीज़ करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्राइवरों को बड़ा मसला हुआ है। अगर आप जा रहे हैं कि सऊदी अरब जाके आप ड्राइवरी करेंगे तो भैया 2-3 साल आपके पास हैं, वैसे भी ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं UAE की तरह, तो और वैसे भी उसमें सऊदाइजेशन हो गई तो आपकी वैसे छुट्टी हो जाएगी। तो पहला काम तो ये हुआ है कि 72 प्रोफेशंस के ऊपर उन्होंने बैन कर दिया है किसी भी एक्सपर्ट को, और ये प्रोफेशंस की तादाद भी बढ़ती जा रही है और हल्के करके एक्सपर्ट्स को वहाँ से निकालते चले जा रहे हैं। दूसरा काम उन्होंने किया कि उन्होंने फैमिली टैक्स लगा दिया। 2017 से शुरू हुआ था, वो 100 रियाल पर फैमिली मेम्बर पर मंथ था। 2020 तक बढ़ के अब 400 रियाल हो गया है। इसका मतलब अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो अब 400 रियाल पर मंथ फैमिली टैक्स देंगे तमाम डिपेंडेंट का। आपके 4 अगर बच्चे हैं तो अब 1600 रियाल तो पर मंथ सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। अब एक बंदा ड्राइवर है, उसकी तनख्वाही 1200 रियाल है, तो 1600 रियाल कहाँ से देगा? तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ी तादाद ने लोगों ने बोला अपनी फैमिलीज़ को हम वापस पाकिस्तान भेज देते हैं, इंडिया भेज देते हैं, बांग्लादेश भेज देते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते श्रीलंका भेज देते हैं, और यहाँ पे से बंदा रह के काम करेगा। और ज़ाहिर बात है वहाँ पे एंट्री एग्जिट सिस्टम है, तो इतने आराम से निकल भी नहीं सकता। तो बड़ी खलीज आ गई, फैमिलीज़ कहाँ पल रही हैं, वो कहाँ पल रहे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा माशी और माशरती मसाइल ने जन्म लिया। बिकॉज बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना। किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, बीवी है, 4 बच्चे हैं, वो 2000 रियाल पर मंथ कहाँ से देगा? 24,000 रियाल बन जाते हैं साल के। इतनी तो उसकी सैलरी नहीं है, सैलरी उसको मिलती है 600, 800, 1000, 1200। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी वो जॉब्स हैं, जो छोटी जॉब्स हैं, जो सऊदी कभी नहीं करेगा। सऊदी
जो होते हैं सिटीज़न, उनको बहुत ज़्यादा मराहत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ मिलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, तो छोटे काम नहीं करते। तो कभी रोड साफ़ नहीं करेंगे, कभी वो ड्राइविंग नहीं करेंगे, वो कैफेटेरिया में खड़े होकर काम नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब हमें नज़र आने लग गया है कि सऊदी जो यूथ है, लड़के और लड़कियाँ, वो ज़्यादातर काम कर रहे हैं। केशियर्स के जब पे चले जाए, दनूबे में चले जाए, किसी भी उनके बड़े मॉल के अंदर, वो हाइपर पांडा जिसे वो हाइपर बंदा बोलते हैं, हाइपर बंदा में चले जाए, तो आपको सारे के सारे वो केशियर्स के ऊपर तमाम के तमाम सऊदीज़ मिलते हैं, लड़के लड़कियाँ ही मिलते हैं। एक्सपर्ट्स कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत से काम अभी ऐसे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर के, आईटी के, हाईली स्किल्ड वर्कर के काम है, जहाँ पे सऊदी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट जा सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, क्या कहते हैं, मोहंदिस इंजीनियर को कहते हैं, और वो मोहंदिस निज़ाम सिस्टम इंजीनियर, इस तरह की चीज़ों के अंदर वहाँ पे भी बड़ी मांग है। आप डेटा साइंटिस्ट है, आप एआई में, आप ब्लॉकचेन के अंदर है, तो आप आँख बंद करके सऊदी अरब जा सकते हैं और वहाँ पे जॉब्स आपको अच्छी मिल जाएंगी। तो नीतिकात प्रोग्राम की वजह से सऊदाइजेशन हो रही है कि वो सऊदी को प्रेफर कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, ये काम यूएई में हो रहा है, ये काम कतर में हो रहा है, तमाम चीज़ हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसा बड़ा है। सऊदी अरब में जो फ़ायदा है जाने का, हम एक्सपर्ट्स को, वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि वहाँ पे पता नहीं क्या बरकत बहुत है, चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, रोटी सस्ती है, खाना सस्ता है, तमाम काम आपके आराम से हो जाते हैं। रिहाइश भी जो है वो अमेरिका की तरह महंगी नहीं है, तो आपके पास ठीक ठाक पैसा बच जाता है। तो आप चाहते हैं कि अगर 4-5 साल आप सऊदी अरब में काम कर लें जाकर, या मिडिल ईस्ट के अंदर इन जनरली, पाकिस्तान में, इंडिया में एक अच्छा घर बन जाए, 1-2 गाड़ियाँ आपके पास आ जाए, कुछ पैसा बैंक बैलेंस में जमा हो जाए, जिसकी वजह से किसी और का मुल्क का वीज़ा मिल सके, तो सऊदी अरब आपकी प्राइम आइडियल डेस्टिनेशन है। मैं प्रीफर करूँगा इवन कुवैत से, ओमान से, कतर से और यूएई से, कि आप सऊदी अरब में चले जाएँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है, पैसा कमा के आप अच्छा खासा बचा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा सऊदी अरब में जाने का हम लोगों को ये होता है कि मक्का मदीना का एक्सेस मिल जाता है, हज आप कर सकते हैं, वो 5 साल में हज तो अलाउ करते हैं, उम्र आप जितने चाहे करें, हर वीकेंड के ऊपर उम्रा चले जाएँ। वो जो सुकून मिलता है ना वहाँ पे जाके उम्रा करने का, और वो जाके वहाँ पे जब बैठते हैं, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं, ना कोई पे, कोई क्राइटेरिया उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। वो तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और हम लोग जो एक्सपर्ट्स जाते हैं वहाँ से, साउथ एशिया से, उनकी मेन खुशी यही होती है कि चले यार कुछ नहीं होगा, हज कर लेंगे, बहुत सारे उम्रे कर लेंगे, विज़िट कर लेंगे, अल्लाह के नबी के दरबार में सलाम अर्ज़ कर देंगे, काबा शरीफ में जाके बैठ जाएंगे, दिल को सुकून मिलेगा। एक बहुत बड़ा हमारे पास एडवांटेज होता है। लेकिन बहरहाल नीतिकात प्रोग्राम से हल्के हल्के निकाल रहे हैं लोगों को। सऊदी अरब आप जा सकते हैं। अब तो उन्होंने प्रीमियम रेजिडेंसी लॉन्च कर दी है, जिसको हम सऊदी ग्रीन कार्ड कहते हैं। उसकी 2 टाइप से लोगों को नहीं पता होता। एक टाइप है बड़ी वाली, जो 8 लाख में SP1 मिलता है। 8 लाख रियाल आप लगाएं, आपको SP1 मिल जाएगा, अनलिमिटेड लाइफ टाइम का आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। आप सऊदी अरब में जाके रह सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने वीज़ा के ऊपर डोमेस्टिक वर्कर्स को बुला सकते हैं, अब घर में काम करने वाले मासी को, गार्डनर को, माली को, चौकीदार को, सबको बुला सकते हैं। आप फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। तो 8 लाख रियाल में अगर आपको पूरी फैमिली वहाँ पे रह सकती है इन्फिनेटली, जब तक चाहे रहना चाहे, ज़िंदगी भर रह सकें, तो इतना महंगा सौदा नहीं है। पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए होते हैं। दूसरा है SP1, उसमें 1 साल के लिए आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। वो 1 लाख रियाल में मिल जाता है, यानी पाकिस्तानी 75 लाख रुपए में इंडिया के मेरे ख्याल से 35-36 लाख बनेंगे। उसमें आपको 1 साल का मिल जाता है। उसमें सारे काम कर सकते हैं, आप फैमिली को बुला सकते हैं, आप डोमेस्टिक वर्कर्स को बुला सकते हैं, आप वहाँ पर रिहाइश ले सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती कि अगर आपके पास इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, मतलब लेबर वर्क वीज़ा ना हो, कोई भी आपके पास मैनेजर से ऊपर का हो, मेरे पास मुस्तशार था, वो तो कंसल्टेंट बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई भी वीज़ा आपके पास इंजीनियर से अगर ऊपर हो आपके पास, तो अपने फैमिली मेम्बर को बुला सकते हैं डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे। अपने भाई को बुला लीजिए कि जी मेरे घर पे आके काम करेगा, ड्राइविंग करेगा। आप चाचा को, ताया को, मामा को बुला सकते हैं। उसके लिए आपको सऊदी कफ़ील नहीं चाहिए, अदरवाइज़ को हर एक की कफ़ील चाहिए होता है। आप बड़ी जॉब पे जाते हैं तो हुकूमत आपकी कफ़ील होती है, या वो जो बंदा, जो कंपनी होती है, वो कफ़ील होता है। छोटे लोग आज़ाद वीज़ा के ऊपर जाते हैं, कोई ना कोई कफ़ील बंदा होता है, वो उनसे पैसे लूटता रहता है। अब ये सिस्टम खत्म हो रहा है। वो बंदों के बदले पैसे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है तुम पैसे मत खाओ, हमें पैसे खाने दो, बंदे को आज़ाद वीज़ा पे आना है तो उसको आने दो। लेकिन अगर आप 20,000 रियाल से ज़्यादा कमाते हैं तो आप अपने इकामा के ऊपर किसी डोमेस्टिक वर्कर को बुला सकते हैं, उसको आज़ाद वीज़ा दे दीजिए। आपके अब्बू को बुलाना है, आपकी अम्मी को बुलाना है, कुछ भी दिखा के, हद्दाद और वो क्या कहते हैं, निजार, कुछ भी दिखा के उनको बुला लीजिए। वो आपके साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं, तो आपको कफ़ील को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और ये बहुत सारे मैंने इंडियन पाकिस्तानीज़ को नहीं पता होती, तो वो अपने अम्मी अब्बू के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए वो किसी और कफ़ील को ढूंढ रहे होते हैं, और 600-800 रियाल पर मंथ को दे रहे होते हैं। सारे पैसे आप बचा सकते हैं अगर आप 20,000 रियाल से ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो। सऊदी के अंदर बहुत अच्छे रूल्स हैं, बहुत सारे अजीब व गरीब रूल भी हैं। मिसाल के तौर पे सऊदी के अंदर जब ज़िया-उल-हक साहब थे तो उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान से कोई फ़ीमेल वर्कर नहीं जाएगी। तो फ़ीमेल जो मेड्स होती हैं, घरों में काम करने वाली खादमाएँ होती हैं, आप देखेंगे उसमें आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगी। बड़ा अच्छा काम हो गया। इंडियन मिलेगी, बंगाली मिलेगी, फ़िलिपाइनियों मिलेगी, श्रीलंका की मिलेगी। अब तो यूरोप से भी वहाँ पर आ रही हैं, पुर्तगाल से बहुत ज़्यादा आ रही हैं, माल्टा से आ रही हैं, रोमानिया से आ रही हैं, लेकिन आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। लेकिन सऊदी, अगर आप पाकिस्तानी मर्द हैं तो आप सऊदी खातून से शादी नहीं कर सकते।
टेक्निकली तो, थियोरेटिकली तो कर सकते हैं, बोलेंगे जी इस्लाम सबसे कहता है कि जिससे अरबी अजमी कोई फ़र्क नहीं है, जिससे चाहे शादी कर लो, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अपनी ज़ात के अलावा बाहर नहीं करते। आप अगर मिसाल के तौर पे आले सऊद से हैं, अगर आप किसी और फैमिली से हैं, आप जासिर फैमिली से हैं, आप किसी और फैमिली से हैं, तो आप तमीमी फैमिली से, तो अपनी फैमिली के अंदर ही आप शादी करना पसंद करते हैं, तो थियोरेटिकल तो जायज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया है। पाकिस्तानी मर्द वहाँ से शादी कर लेगा, औरत का इंतकाल हो जाता है, उसके घर में से, जायदाद में से इनहेरिटेंस उसको ज़ीरो मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इतना मुश्किल सिस्टम बना दिया है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से सऊदी में इनके लिए 3 मुल्कों की औरतें उन्होंने बैन कर दी कि आप उनसे शादी नहीं कर सकते, म्यांमार की, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी से बड़ा प्रॉब्लम है कि सऊदी में ने तो पाकिस्तान शादी नहीं कर सकता, थियोरेटिकली लॉ में है कर सकता है, लेकिन उसका बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसीजर बना दिया है। सबसे पहले आप जाके हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेकर आए कि पहली बीवी आपकी, उसको क्रोनिक डिजीज़ है या उसको क्या कहते हैं वो डिसेबल हो गई है, तो आपको करनी है। वैसे शादी की उम्र, सऊदी अगर लड़की है सऊदी से शादी कर रही है तो 15 साल है कोर्ट के थ्रू, वैसे उम्र जनरली करनी तो 18 साल है, लेकिन किसी बाहर की बंदी से करनी है तो उसकी उम्र 25 साल कर दी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने वो शिकायत डाल दी है कि बंदा पूरा नहीं होता। 10,000 लोग अप्लाई करते हैं तो शायद एक को परमिशन मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी इसके लिए सिफारिश चाहिए। तो पाकिस्तानी अगर आप हैं तो सर झुका के काम करते रहे, वहाँ पे शादी नहीं कर सकते। कोई भी बंदा कुछ कह रहा है, आपकी ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल और हेल हो जाएगी। इसी तरीके से आप सऊदी मर्द या पाकिस्तानी औरत से शादी नहीं कर सकते। खादमा तो जा नहीं सकती, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे लोग फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो लोग वहाँ पर गए हैं, बच्चियाँ वहीं जवान हुई, बड़ी हुई हैं, वो चाहते हैं शादी करवा दें, लेकिन इसके बड़े बड़े बहुत ज़्यादा समाजी मसाइल भी हैं, माशी मसाइल भी हैं, और आपको जिस दिन वो निकाल दिया तो उस दिन आप क्या करेंगे, बड़ा मसला है। इसी तरह का मसला और होता है कि यहाँ से जाके लोग आपस में शादी कर लेते हैं। पाकिस्तानी शादी इंडियन के साथ हो गई, इंडियन की बंगाली के साथ हो गई, बंगाली की फिलिपिनोस के साथ हो गई, ये बड़ा कम्प्लेक्स है। जब तक आप सऊदी अरब में रहते हैं तब तो ठीक है, जब आप मुल्क में वापस पलट के आएंगे और एक ना एक दिन आपको बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वो सऊदाइजेशन जैसे आना ही पड़ेगा, उस सूरत में क्या करेंगे? इंडिया वाली वाइफ को पाकिस्तान कैसे लेकर आएंगे, फिलिपिनोज़ वाली को इंडिया कैसे लेके जाएंगे, बंगाली को श्रीलंका लेके कैसे जाएंगे? इससे जितना कोशिश करें दूर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के अंदर लग जाएगा। सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के 5 साल, 10 साल, 20 साल आराम से गुजार दे, कोई कुछ ना बोले, अगर आपको काम आता है और आप अपने मैनेजर से, मुदीर से बना के रखते हैं और उसको तंग नहीं करते, तो उसके आपके ऊपर 7 खून माफ़ है। आप जो चाहे करते हैं, कोई नहीं पूछता। ज़्यादातर काम नहीं होता, 2-3 घंटे काम होता है, रमज़ान के दिन ज़्यादा काम नहीं होता। अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन अगर आप काम करने वाले हैं, सर झुका के काम करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं। ज़ेन के अंदर गया बंदा 20 साल से, STC के अंदर 20 साल से, सऊदी अरामको में 40 साल गुजार दिए हैं। तो बहुत आराम से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पाकिस्तान में पैसा भेज सकते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल कर सकते हैं। ठंडा मिजाज आपको चाहिए। आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आपका मैनेजर आपका नाम करके अपने छाप देगा, अपने तमगे लेता रहेगा। उसको रोज़ का नया अवार्ड चाहिए होता है, उसके नए शश के चाहिए होते हैं। उन शश को अवार्ड्स के लिए आप फीड करते हैं सऊदी को, आराम से काम करते हैं सर झुका के, कोई आपको कुछ नहीं बोलता। खुले दिल के लोग हैं, खाने में तंग नहीं करते, नमाज में तंग नहीं करते, उम्रे पे जाने में तंग नहीं करते, आपका माथा चूमते हैं, आपको कहवा देते हैं, आप नमाज़ पढ़ने निकल जाएँ, ऑफिस में नमाज़ पढ़ लें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें, कोई कुछ नहीं बोलता। ये जो फैसिलिटी है ना, ये कहीं नहीं मिलती। मैं वहाँ काम करता था, नमाज़ पढ़ने 5 बजे मस्जिद चलाता था, कोई कुछ नहीं कहता था, बहुत ज़्यादा आसानी थी। खाने के खुले दिल के लोग होते हैं, खुद भी खूब खाते हैं, आपको भी खूब खिलाते हैं। कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कुछ करते रहते हैं। कुछ चीज़ें शॉकिंग भी थी मेरे लिए। बकरा ईद मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। हम बकरा ईद में जानवर काटते हैं, वहाँ पे सऊदी में कोई जानवर ही नहीं काटता अपने घर के ऊपर। वो उनके पास बने हुए होते हैं बुचर हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस, वो वहाँ जाके किसी नौकर से पैसे भिजवा देते हैं। वो जानवर को देखते तक नहीं है, देखना, प्यार करना, वहाँ खड़े रह के खाल उतरवाना, जानवर काटना दूर की बात है, देखती भी नहीं, बस पैसे भिजवा दिए उनको, वो वहीं से काटते हैं। काटा नहीं काटा किसको पता, गोश्त को पैक करके अफ्रीका में कहीं भेज देते हैं। ना सिर्फ कि वहाँ पे जाते नहीं कुर्बानी पे, उस कुर्बानी का गोश्त तक नहीं खाते। शायद ही कोई सऊदी मिले जो अपनी कुर्बानी का गोश्त खाता हो, वो कहीं ना कहीं भेज देते हैं आराम से। अब क्या वजह है उसकी मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन हम पाकिस्तानी तो होते हैं यार, घर में जानवर कटे तमाम चीज़ें थी, वो चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी। दूसरी चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी वो थी सैंड। जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी रेती है, वो सारी की सारी रेत ऑस्ट्रेलिया से सऊदी इम्पोर्ट करता है। अब इतना ज़्यादा रेगिस्तान है, इस पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है, डिज़र्ट मुल्क है, उसके बावजूद रेत जो होती है वो किसी दूसरे मुल्क से आ रही होती है, क्योंकि उसको प्रोसेस करना होता है, कस्टम के काबिल बनाना होता है, वो तमाम चीज़ें नहीं होती। सऊदी अरब में कोई रिवर नहीं है, जिस तरीके से यूएई में कोई रिवर नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं है। यूएई ने जिस तरीके से मस्दर सिटी बनाई थी, $20 बिलियन लगाया और बोला कि 50,000 बंदा वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे इस वक्त अभी 1300 बंदा रह रहा है। सऊदी अरब भी इस तरीके से $1 ट्रिलियन की सिटी बना रहा है, जिसका नाम है नियोम। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बहुत ही खूबसूरत शहर बसाया जा रहा है। नियोम की वेबसाइट आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैं आपसे सऊदी अरामको की वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म, लोकल प्लेटफॉर्म चलते हैं, बेती है, बेत के ऊपर BAYT, बेत.com, उसके ऊपर जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी जॉब्स है,
जो रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, माइकल पेज हो गई, ये मैं बात कर रहा हूँ जो आप अगर आईटी में या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जा रहे हैं। अगर आपने लेबर वीज़ा पे जाना है तो पाकिस्तान की मैंने इमिग्रेशन की पहले वेबसाइट शेयर की थी आपसे, आप उसके थ्रू जा सकते हैं, एजेंसीज़ के थ्रू जा सकते हैं, आज़ाद वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, जान पहचान करके जा सकते हैं। तो ये सऊदी अरब का छोटा सा खुलासा था। इसमें हमने प्रीमियम रेजिडेंसी डिस्कस की, ये तमाम वीज़े हैं जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सऊदी अरब में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। कॉस्ट है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जद्दा के अंदर, वो केक के अंदर है, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के अंदर है। 100% फ़ीस फ्री है। आप मास्टर्स करें, पीएचडी करें, 0% कुछ नहीं देना आपको, 100% फ़ीस फ्री है। उसके अलावा आपको 20 से 30 हज़ार $US पर ईयर आपको देते हैं। बोलते हैं पढ़ो आके, पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा 20 से 30 हज़ार डॉलर हमसे ले लो, सिर्फ एडमिशन ले लो वहाँ पर। बहुत सारे मेरे जीआईके के टीए आ रहे थे, वहाँ पर गए और बहुत सारे दोस्त भी पढ़ने के लिए गए। आप कोर्स को ज़रूर कीजिए। 700 से ऊपर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सऊदी अरब के अंदर। कुछ की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आप किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी चली जाएँ, किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ मिनरल एंड पेट्रोलियम के अंदर चली जाएँ। किंग फाहद यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, ये सारी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे जाके आप आराम से आप रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको उल्टे पैसे मिलेंगे पढ़ने के। तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। अगर आपको कहीं और दाखिला नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में आप एडमिशन है, आप नहीं काम कर सकते, तो आप कम से कम वहाँ पर जा सकते हैं। 9 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पर आप सऊदी इकामा के साथ जा सकते हैं बगैर वीज़ा के, और हमें से बहुत से लोगों को बात पता नहीं होती। आप मिसाल के तौर पे आप जॉर्जिया जा सकते हैं, आप कुवैत जा सकते हैं, आप कतर जा सकते हैं, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, ट्यूनिस, यूएई और इजिप्ट जा सकते हैं आप क्रूज़ शिप के थ्रू। उसके अलावा नहीं जा सकते। तो क्रूज़ शिप में हो तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए, वरना वीज़ा वहाँ पे आराम से लग जाता है। तो अगर आप सऊदी इकामा के ऊपर हैं तो ये 9 मुल्क तो कम से कम घूम लेना। सऊदी अरब 9 मुल्क, 10 मुल्क तो आपके कम से कम मिडल ईस्ट के हो जाएंगे, उसमें जॉर्जिया भी शामिल हो जाएगा और ट्यूनीसिया भी शामिल हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा काम है। जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसमें एक नियम है, एक अलूला है। अलूला में मदाइन साले हैं। मदाइन साले में कौम समूद रहती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बीच के जो पीरियड था उसमें कौम समूद थी, जिनके ऊपर वो अज़ाब आया था कि उनको लाइटनिंग हुई थी और अर्थक्वेक आया था और उन्होंने पहाड़ों में घर बना लिए थे। उसके आसपास में यहूदियों की बहुत ज़्यादा साइट्स हैं। वो बोलते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे और हमें इसका एक्सेस दिया जाए। शुरू में जब मदीना में यहूदी थे, इस्लाम से पहले भी यहूदी थे, तैमिया के अंदर और खैबर के अंदर उनका एक पूरी कास्ट थी जिसको महरब कहते हैं। तो बोलते हैं हमें वहाँ पे एक्सेस दिया जाए। तो अब गवर्नमेंट इसके ऊपर बात कर रही थी। इसराइल और गज़ा की जंग से पहले सारी चीज़ें तो रुक गई हैं, वरना लोग बड़े इंटरेस्टेड थे कि उनको एक्सेस दे दिया जाए। तो बेसिकली टेक्निकली होगा ये कि आप उम्रा करने के लिए जाएंगे, आप मक्का शरीफ में जाएंगे, उम्रा करेंगे, मदीना शरीफ में आएंगे, हाज़िरी देंगे और फिर वहाँ से सीधे आप ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे बैतुल मुक़द्दस। तो आप जाके मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ सकेंगे। रिलीजियस टूरिज़म है। 10 घंटे की ड्राइव है अल उला से, मदाइन साले से बैतुल मुक़द्दस की, मस्जिद अक्सा की, और तबूक से कुछ 6 घंटे की ड्राइव है। तो अगर इस पर फास्ट ट्रेन कोई लगा दी जाए तो 2-2.5 घंटे में सब आपका हो जाएगा। तो अगर आपको चॉइस मिले कि आप उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जा रहे हैं और आप मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस तीनों के तीनों विजिट कर सकते हैं, तो आपके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। उसके अगेंस्ट इनको एक्सेस मिल जाएगा मदाइन साले का, अल उला का और खैबर में और तैमिया के अंदर। और ये एग्रीमेंट्स वाला चल रहे थे, बातचीत हो रही थी। अब तो खैर ये जंग हो गई है तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सऊदी अरब चेंज हो रहा है। कुछ इवेंट्स हैं, आप मिस ना करें। MGF अभी आ रहा है, लिंक शेयर कर रहा हूँ, 15 से 17 नवंबर को हो रहा है। हो सकता है आपकी वहाँ पर मेरे से मुलाकात भी हो जाए। तो ज़रूर जाइए। उसके अंदर मिस ग्लोबल फोरम के अंदर इसमें बिल गेट्स आया था, असल खान आया था, बाकी लोग आए थे। PIF का मेन इवेंट होता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी 2 दफ़े आ चुका है। उसमें ज़रूर जाइए। जनादेरिया का सीज़न होता है जहाँ पे वो कैमल्स वगैरह होते हैं। इनका अपना ट्रेडिशन होता है। सूक का ओकास का बाज़ार होता है। ये ओकास का जो बाज़ार है ये 1400 साल से चला रहा है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में जाते थे यहाँ पर तिजारत के लिए, तब से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है। ताइफ के पास होता है ओकास का जो फेस्टिवल है, इसके ऊपर ज़रूर चले आइए। रियाद में इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, बहुत बड़ा होता है। अभी लीप की कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाकी कॉन्फ्रेंसेज आ रही है। स्पेशली भी रियाद सीज़न आ रहा है। रियाद सीज़न के अंदर अभी 200 से ऊपर सिंगर्स पूरी दुनिया भर से आएंगे और परफॉर्म करेंगे। सारे जो आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड के अंदर नाम सुनते हैं वहाँ पे आते रहते हैं। 7000 इवेंट्स होंगे अगले 1-2 महीनों के अंदर। ये चलता है तकरीबन, शुरू होगा भी ये नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2-3 महीने का होता है। ये चलता रहता है। तो रियाद सीज़न है वो आ रहा है। MDL बीस्ट हो रहा है, ये सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर। तो सऊदी अरब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सऊदी अरब में अगर आप बच्चे अपने पाल रहे हैं और आप लेके जा रहे हैं और आप समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा भैया। सऊदी अरब के स्कूल्स का बड़ा गरक है। आप जाके वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी के स्कूल में करवाते हैं। हम लोग बड़े ढीले, हमने कोई काम ही नहीं किया। हमने आज तक रियाद के अंदर अपनी स्कूल की बिल्डिंग नहीं ले सके। जद्दा में तो ले लिए, रियाद में नहीं ले सके। कभी इस बिल्डिंग में, कभी उस बिल्डिंग में अपनी पर्पस कस्टम मेड बिल्डिंग नहीं कर सके। इंडियन स्कूल है, अच्छा इंडियन स्कूल वहाँ पे पाकिस्तानी को दाखिला नहीं देते। आप रियाद के अंदर रहते हैं, आपके पास इकामा मौजूद है, आप जाके इंडियन स्कूल को बोले आप पाकिस्तानी, आपको दाखिला नहीं मिलेगा, भागे यहाँ से। पाकिस्तानी शायद इंडियन को नहीं देते होंगे, वहाँ पर भी जाके आपस में लड़ते रहते हैं।
आप अमेरिकन स्कूल में दाखिला करवाते हैं अगर जो एम्बेसी के साथ है वो बहुत महंगा है, उनकी तकरीबन तकरीबन $7,000 फीस है पर मंथ की, यानी केजी में बच्चा जा रहा है, 5वीं क्लास में बच्चा जा रहा है, $7,000 पर मंथ देंगे। आप 1200-2000 रियाल कमाते हैं तो आप पैसे कहाँ से इतने सारे देंगे। तो अगर उनके आप लोकल स्कूल में कराते हैं बच्चों को, मीनारात के अंदर, बाकी किसी स्कूल के अंदर, वहाँ पर ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी सऊदी पाकिस्तानी से टकराएगा, सऊदी जीत जाएगा, पाकिस्तानी हार जाएगा। इंडियन से टकराएगा, सऊदी जीत जाएगा, इंडियन हार जाएगा। बंगाली से टकराएगा, सऊदी जीत जाएगा, बंगाली हार जाएगा। तो ड्रग्स पे अगर छापा पड़े, भले वो सऊदी बच्चा लेकर आया, पकड़ा आपका बच्चा आ जाएगा। अगर वो अमेरिकन ना हुआ तो, अगर अमेरिकन यूरोप है फिर छोड़ दें, फिर कुछ नहीं कहते, ज़ाहिर बात है, तो उसको तो माँ बाप समझते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बेचारा मारा जाता है। तो ये बड़ा मसला होता है। वैसे जनरली आपको मस्जिद के अंदर मिलने जुलने के अंदर, काम के ऊपर किसी किस्म की रेसिज्म का सामना नहीं होता। लेकिन जब तक आप उनकी अना से नहीं टकरा रहे, जिस दिन आप उनकी अना से टकरा गए, आपने बोला जी मेरी बात ठीक है और आप गलत कह रहे हैं, आपकी उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। इन शॉर्ट, पढ़ने के लिए सऊदी अरब बहुत अच्छी जगह है, स्पेशली रिलीजियस नॉलेज के लिए। आप मदीना यूनिवर्सिटी चलिए आए, 700 से ऊपर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इवन आईटी के अंदर अगर आप मस्जिद इंस्टीट्यूट चले जाए यूएई के अंदर, या दुबई सऊदी अरब के अंदर आप किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चले जाएँ, नथिंग लाइक इट। फॉरेन प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान बिजनेस स्कूल भी है, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पर। काम करने के लिए जाना है, आपने 4-5 साल गुजारने हैं, पैसा जमा करना है, पाकिस्तान में घर गाड़ी बन जाए इंडिया के अंदर, फिर आप किसी और मुल्क में जा सकें, ज़रूर चले आइए। सर झुका के, आपकी तबीयत बड़ी ठंडी है और सर झुका के आप 20-25 साल गुजार सकते हैं वहाँ पे, तो चले आइए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बंदा तब जाता है। हर वो काम जो सऊदी अरब में ऑटोमेटिक होता है, आराम से हो जाएगा। आपने अप्लाई किया, सेलफोन के लिए काम हो गया, ठीक है। अगर वो अटक गया, अब गए, अब आप सऊदी के हाथ में आ गए, अब आपको गोल 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 घुमाता रहेगा। फिर ये हिजरी और ग्रिगोरियन कैलेंडर का बड़ा प्रॉब्लम है। आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आपको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मिलती है, साल में 12 तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो आप रेंट पे करते हैं वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, तो उसमें उनको थोड़ी बचत हो जाती है, 10-11-12 दिन की, वो 11 महीने 20 दिन का होता है। रेंट पूरे साल का एडवांस लिया जाता है, बात मुझे समझ में नहीं आई ज़िंदगी में आज तक। पर मंथ रेंट होता है, पाकिस्तान में भी होता है, अमेरिका में पर मंथ रेंट होता है। ज़्यादा 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे और 1 साल का रेंट एडवांस लेंगे। 6 महीने का बड़ी मिन्नतें करेंगे तो 6 महीने का एडवांस रेंट लेंगे, लेकिन रेंट इतना ज़्यादा महंगा है नहीं, डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। अपना बिजनेस कर रहे हैं किसी कफ़ील के साथ, बहुत रिस्की है भैया। आपका अगर इंतकाल हो गया, कफ़ील सारे पैसे आपके ले जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो कफ़ील जब तक ईमानदार रहता है, जब तक मिलियन रियाल अकाउंट में नहीं आते। जिस दिन मिलियन रियाल आ जाते हैं उसके बाद उसकी नज़रें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके थ्रू मैं आपको बोलूँगा, अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आप सागिया के थ्रू, सऊदी जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है, सागिया के थ्रू प्रॉपर कंपनी रजिस्टर करवाएं। उसी कंपनी से अपने आप को भी काम दें, अपने बहन भाइयों को भी दें, रिश्तेदारों को भी दें, दोस्तों को भी दें, खुद अपनी जाके कंपनी खोलें, ताकि अपने कफ़ील आप खुद हों। और ये चीज़ें बड़ी चेंज हो रही और निकल के हो जाएंगी। एंट्री एग्जिट सिस्टम बड़ा भी वहाँ पे तकलीफ दे होता है। आप जाते हैं, जब तक आपका एम्प्लॉयर आपको परमिशन ना दे, आप मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। आपकी माँ मर गई हो, कुछ हो गया, अगर बोले जी आप नहीं जा सकते तो आप नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। यूएई में इस तरीके से नहीं है, और सऊदी भी चेंज हो रहा है इंशाल्लाह। ये ग्रीन कार्ड वगैरह सिस्टम आ रहा है। ग्रीन कार्ड जैसे आप प्रीमियम रेजिडेंस वीज़ा लेते हैं, उसमें आपको एंट्री एग्जिट का मसला नहीं होता। तो असल चीज़ तो ये है कि आप अपनी कंपनी खुद खोलें, अपनी कंपनी से आपको एंट्री और एग्जिट मिले, तब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पढ़ने के लिए सऊदी अरब बहुत अच्छा है, टूरिज़म के लिए, रिलीजियस के लिए, इबादत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म रहना है 5-10 साल, बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म सर झुका के काम कर सकते हैं, आपको अना का मसला नहीं है। आप सुकून से काम कर सकते हैं। ठंडे मिजाज के 20-25 साल सऊदी अरब में आराम से गुजार दीजिए, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए सऊदी अरब एक वाकई आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप लेबर वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, आपको बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको लोगों की बहुत ज़्यादा सुननी पड़ेगी। मिजाज बहुत ठंडा चाहिए। अगर आपको ठंडा मिजाज नहीं है, आपको मिजाज सोने पे रहता है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हाथ जोड़ के कहता हूँ सऊदी अरब में नहीं जाइएगा। हाँ, इबादत करने जाए, हज उमरा कर लीजिए, काम करने के लिए नहीं जाइएगा। आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आप किसी का सर फाड़ देंगे या कोई आपका सर फाड़ देगा और बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं। अब तो आप उम्रे के वीज़ा के ऊपर या सीज़न भी जा सकते हैं, एमडी भी जा सकते हैं, पूरा सऊदी अरब घूम सकते हैं। जाए अल-उला होकर आएँ, आप जाके अब अल-उला के ऊपर अज़ाब आया तब जा सकते हैं, नहीं सकते किसी मौलवी साहब से पूछ लीजिएगा। लेकिन रियाद आप जा सकते हैं, बाकी जगहों के ऊपर आप जा सकते हैं। अबहा है, बड़ी खूबसूरत जगह है। अबहा में तो बर्फ़बारी भी होती है, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएँ और ज़रूर घूम फिर कर आइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इतनी डिटेल में मैं किसी मुल्क के ऊपर बात करूँ तो मैं डिटेल के ऊपर बात कर दूँगा। आप चाहते हैं मुख्तसरन जो पहले वीडियो बनाता है 5-7 मिनट की, वो बनाऊँ, तो उसी तरीके से बनाऊँगा। सऊदी अरब में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे ढूँढ सकते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। और मेरा दोस्त अब्दुल्ला बोलता है कि दुनिया में जी लगता नहीं है और ऐसे अमाल है नहीं कि मरने का सोच सकें, या इस बात की गारंटी हो, या इस बात की थोड़ी सी मुतमईन हो सके बंदा कि मर जाऊँगा तो अच्छा मामला होगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।